आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे विशुद्ध टेक्नोक्रेट की कहानी जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी और फिर राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक का रास्ता तय किया। चलिए, तथ्यों के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक अर्थशास्त्री से प्रधानमंत्री बनने तक के इस पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। कोई ऐसा नेता जिसने अपने जीवन में कभी सीधे तौर पर लोकसभा का चुनाव नहीं जीता हो, वो आखिर देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है ना? बिल्कुल हैरान करने वाली बात। असल में यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसने उनके पूरे राजनीतिक करियर को परिभाषित किया है, और आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। इस सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले उनकी शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई लिखाई, फिर 1991 का वो ऐतिहासिक आर्थिक बदलाव, उनका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बड़े सुधार और आखिर में उनकी विरासत। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, उनकी शुरुआती जिंदगी और शिक्षा। यहीं से इस भविष्य के नेता की अकादमिक और प्रशासनिक नींव रखी गई थी। इनकी कहानी सिर्फ डिग्रियों की एक लिस्ट नहीं है। हिंदू कॉलेज में दाखिले से लेकर होशियारपुर की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए करने तक वो पढ़ाई में बेहद शानदार रहे। इसके बाद विदेशी व्यापार को करीब से समझने के लिए उन्होंने विदेश में 3 साल काम किया और फिर भारत लौटकर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में शामिल हो गए। देखा जाए तो एक होनहार छात्र से एक काबिल ब्यूरोक्रेट बनने तक की ये एक बहुत ही मजबूत तैयारी थी। अब आते हैं उस दौर पर जिसने स्वतंत्र भारत का इतिहास बदल दिया, 1991 का आर्थिक परिवर्तन। अब यहां देखिए कि हालात कैसे पलटे। जून 1991 का वक्त था और देश को एक क्राइसिस मैनेजर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बिना किसी पूर्व कैबिनेट अनुभव वाले एक टेक्नोक्रेट को अपना वित्त मंत्री बना दिया। ये वाकई एक बहुत ही अप्रत्याशित कदम था। और इस फैसले का असर क्या हुआ, आप खुद देख सकते हैं। 1991 से पहले देश भारी आर्थिक उथल-पुथल और संकट से जूझ रहा था, लेकिन उनके वित्त मंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने जो सुधार लागू किए, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल कर रख दी। ये बदलाव बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित हुआ। भारतीय राजनीति में कई बड़े बदलावों से गुजरते हुए अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में उनके उदय की तरफ। सीधा चलते हैं साल 2004 पर। यहीं पर हमें शुरुआत में पूछे गए उस बड़े सवाल का जवाब मिलता है। लोकसभा चुनाव न जीतने के बावजूद 2004 के चुनावों में भारी राजनीतिक हलचल के बाद कांग्रेस ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और एक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की शपथ ली। पर सोचने वाली बात है कि उन्हें इतना भारी समर्थन क्यों मिला। रातों रात तो ऐसा नहीं हुआ। असल में वो एक ऐसे राजनेता माने जाते थे जिन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं था। उनकी छवि एकदम साफ सुथरी और बेदाग थी और इसीलिए जनता उन पर पूरा भरोसा करती थी। सबसे खास बात यह थी कि उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी भी उनका दिल से सम्मान करते थे। इसी भरोसे ने उनके लिए ये रास्ता तैयार किया। अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़कर अब बात करते हैं उनके उन ऐतिहासिक सुधारों की जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किए। देश के बुनियादी ढांचे पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2006 में सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। आईआईएम और आईआईटी जैसे देश के प्रमुख संस्थानों में 27% सीटें और फीस आरक्षित कर दी गईं। इसका सीधा सा मकसद था कि उच्च शिक्षा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर वर्ग के होनहार छात्रों तक इसकी पहुंच बन सके। और बात सिर्फ नीतियों तक नहीं रुकी, जमीन पर भी काफी काम हुआ। इस बड़े विजन को सपोर्ट करने के लिए देश भर में 8 बिल्कुल नए आईआईटी खोले गए। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। सोचिए, शिक्षा के बुनियादी ढांचे का ये कितना बड़ा विस्तार था। इसके साथ ही आया एक और मास्टर स्ट्रोक, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। इस ऐतिहासिक नियम ने 6 से 14 साल तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तौर तरीके बिल्कुल साफ कर दिए। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि देश के हर बच्चे को पढ़ाई का बुनियादी हक देने की एक पक्की गारंटी थी। यहाँ शासन की एक बहुत ही बेहतरीन निरंतरता भी देखने को मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान की जो नींव रखी थी, इस सरकार ने उसे न सिर्फ अपनाया बल्कि बहुत जोर शोर से आगे भी बढ़ाया।
ये दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण में कैसे अच्छी नीतियों को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाता है। अब आते हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, विरासत और सम्मान। देखते हैं कि इस अनोखे सफर को आखिर में किस तरह की पहचान मिली। राजनीति में ऐसा रुतबा हासिल करना आसान नहीं होता। जब कहा जाता है कि अपनी बेदाग छवि के कारण विरोधी भी उनका सम्मान करते थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये प्रतिष्ठा किसी भी राजनीतिक मतभेद से बहुत ऊपर थी और इसी साफ सुथरी छवि और देश सेवा के चलते उन्हें कई बेहद प्रतिष्ठित राजनीतिक सम्मानों से नवाजा गया। तो अब इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, भविष्य में इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा? क्या एक ऐसे शानदार अर्थशास्त्री के रूप में जिसने देश को इतने बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाला, या फिर लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले एक ऐसे राजनेता के रूप में जिसकी बेदाग छवि ने बिना शोर मचाए इतने बड़े बदलाव किए? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।